तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरियन क्लासेस 2.0 पे। तो दोस्तों आज हम भाग बाय पुस्तकालय सूचीकरण सिद्धांत का जो यूनिट 11 है वो करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले हमने यूनिट 10 कंप्लीट कर दी है दोस्तों। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया जाकर वो वीडियो देखें दोस्तों, क्योंकि जब तक आप पहले के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं करेंगे तो आपको आगे वाली वीडियो भी समझ नहीं आएगी दोस्तों। तो हम सर्वप्रथम इसमें थ्योरी करेंगे दोस्तों, उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पुस्तकालय सूची के आंतरिक स्वरूप। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इस जो यूनिट है इसमें क्या कुछ दिया गया है और किस चीज़ के बारे में है। तो देखिए दोस्तों, पुस्तकालय सूची में प्रविष्टियों इंट्रीज का भौतिक रूप चाहे जो भी हो, मुद्रित, पत्रक या ओपेक। देखिए दोस्तों, मैंने ओपेक के बारे में आपको पिछली जो यूनिट है उसमें बताया है। उन प्रविष्टियों को पाठकों की सुविधा के लिए किस तार्किक क्रम यानी कि लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित किया जाता है उसे सूची का आंतरिक स्वरूप इंटरनल फॉर्म कहा जाता है। इस इकाई में हम सूची के विभिन्न आंतरिक स्वरूपों, उनके गुण दोषों और मुख्य रूप से शब्दकोशीय, डिक्शनरी और वर्गीकृत क्लासिफाइड सूची का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे दोस्तों। आंतरिक स्वरूप का अर्थ देखते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ इंटरनल फॉर्म। बाह्य स्वरूप सूची की बाहरी बनावट फिजिकल अपीयरेंस को दर्शाता है। देखिए दोस्तों, जो बाह्य स्वरूप सूची है वो जो उसकी बाहरी बनावट को प्रदर्शित करती है दोस्तों, जबकि आंतरिक जो स्वरूप है वो उसके अर्थ, नियमों और व्यवस्थापन क्रम से है, जिनके आधार पर सूची में पार्ट्स या प्रविष्टियों को पिरोया जाता है दोस्तों। उदाहरण के लिए प्रविष्टियों को वर्णमाला के क्रम A to Z में रखना या वर्गीकरण संख्या क्लास नंबर के आधार पर रखना, यही व्यवस्था आंतरिक रूप कहलाती है। आंतरिक स्वरूप के प्रकार। टाइप ऑफ इंटरनल फॉर्म। पुस्तकालय सूची में आंतरिक स्वरूप को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। इसको। तो सर्वप्रथम इसके जो पहला भाग है वो देखते हैं। वर्णानुक्रमिक भाग यानी कि अल्फाबेटिकल कैटालॉग। इसके बाद है वर्गीकृत सूची यानी कि क्लासिफाइड कैटालॉग। अनुवर्णी वर्गीकृत सूची यानी कि अल्फाबेटिको क्लास्ड कैटालॉग। अब देखते हैं वर्णानुक्रमिक सूची। इसको विस्तार से देखते हैं दोस्तों। वर्णानुक्रमिक सूची यानी कि अल्फाबेटिकल कैटालॉग को जब सूची में प्रविष्टियों को प्राकृतिक भाषा के शब्दों के आधार पर वर्णमाला के क्रम A to Z में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे वर्णानुक्रमिक सूची कहते हैं दोस्तों। जब जो सूचियाँ हैं, जो प्रविष्टियाँ हैं, उनको जो प्राकृतिक भाषा के शब्दों के आधार पर जब उस वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है दोस्तों तो उसे वर्णानुक्रमिक सूची कहते हैं, यानी कि वर्णों के क्रम के अकॉर्डिंग उसे जब व्यवस्थित किया जाता है। लेखक सूची यानी कि ऑथर कैटालॉग। इसमें लेखकों के नाम के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाता है दोस्तों। इसे ना लेखकों के जो नाम है उनके अनुक्रमांक के अनुसार इसे व्यवस्थित किया जाता है दोस्तों। देखिए प्रेमचंद और शेक्सपियर। आख्या सूची। टाइटल कैटालॉग। इसमें जो पुस्तक है उसके जो नाम है, टाइटल है, उसके आधार पर A to Z में व्यवस्थित यानी कि वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है दोस्तों। अब इसकी विषय सूची यानी कि सब्जेक्ट कैटालॉग। इसमें जो विषय के शीर्षक है, जो सब्जेक्ट की हेडिंग है, उसके जो वर्णक्रम है, उसके जो वर्णानुक्रम अनुसार है उसको व्यवस्थित किया जाता है। जैसे फिजिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, शब्दकोशीय सूची, डिक्शनरी कैटालॉग। यह सबसे लोकप्रिय वर्णानुक्रम सूची है। देखिए दोस्तों, ये जो डिक्शनरी कैटालॉग है ये सबसे लोकप्रिय वर्णानुक्रम सूची है। इसमें जो लेखक है, आख्या और विषय, तीनों प्रकार के पृष्ठों को एक साथ मिलाकर एक डिक्शनरी जो शब्दकोश की है उसमें A to Z में व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि जो इसमें जो लेखक है, आख्या और जो विषय है, इन तीनों को ही मिलाकर एक वर्णानुक्रम डिक्शनरी में क्रम में व्यवस्थित किया जाता है दोस्तों। अब देखते हैं वर्गीकृत सूची। यह एक द्विभागीय यानी कि 2 पार्ट सूची है। वर्गीकृत भाग यानी कि क्लासिफाइड पार्ट। इसमें मुख्य प्रविष्टियों यानी कि मेन एंट्रीज को कृत्रिम भाषा यानी कि वर्गांक, क्लास नंबर के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। जैसे DDC के अनुसार 00 से 99 के क्रम में। अनुक्रमिका भाग यानी कि अल्फाबेटिकल इंडेक्स पार्ट। क्योंकि सामान्य पाठक वर्गांक नहीं समझता, देखिए जो सामान्य पाठक है दोस्तों वो वर्गांक नहीं समझ पाता, इसलिए उसकी जो सहायता के लिए एक वर्णानुक्रमिका इंडेक्स बनाया जाता है दोस्तों, जिसमें लेखक, आख्या और विषय शब्दों के सामने उनका वर्गांक लिखा होता है दोस्तों। इसकी सहायता के लिए देखिए दोस्तों, जो वर्णानुक्रमिका है उसके इंडेक्स बनाया जाता है, जिसमें लेखक और आख्या और विषय शब्दों के समान उनका वर्गांक लिखा जाता है। अनुवर्णी वर्गीकृत सूची यानी कि अल्फाबेटिको क्लासिड कैटालॉग। यह शब्दकोशीय और वर्गीकृत सूची का मिश्रित रूप है। इसमें मुख्य विषयों को वर्णानुक्रमानुसार A to Z व्यवस्थित किया जाता है। इसमें जो मुख्य विषय है दोस्तों उसको
A to Z के रूप में व्यवस्थित किया जाता है और फिर उन विषयों के उप विषयों को उनके अधीन क्रमानुसार रखा जाता है। जो उनके उनके उप विषयों को उन विषयों को उनके अधीन वर्णानुक्रम में रखा जाता है। जैसे पहले साइंस को उसके अंदर देखिए दोस्तों, साइंस के अंदर बायोलॉजी हो गया, ये उपविषय हो गए दोस्तों। केमिस्ट्री भी उपविषय है, फिजिक्स भी उपविषय है, उनको उपविषय को वर्णानुक्रम के अनुसार रखा जाता है। जैसे पहले बी हो गया, फिर सी, फिर डी, फिर उसके बाद पी आता है, लास्ट बी सी के बाद पी आता है दोस्तों। यह स्वरूप जटिल होने के कारण कम लोकप्रिय, यह जो स्वरूप है दोस्तों, जो अनुवर्णीय वर्गीकरण की सूची है, ये जो स्वरूप है वो कठिन है दोस्तों, तो यह बहुत कम लोकप्रिय है। अब देखते हैं शब्दकोशीय वर्गीकृत सूची का तुलनात्मक अध्ययन। देखिए दोस्तों, ये आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि उसमें पूछा जाएगा कि शब्दकोशीय वर्गीकृत सूची का तुलनात्मक अध्ययन बताइए, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। ये आपके लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो आप इसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। पाठ्यक्रम के अनुसार इन दोनों प्रमुख सूचियों के तुलनात्मक अध्ययन गुण दोष का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम देखते हैं तुलना का आधार। किस आधार पर इनका जो वो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, तुलना के आधार पर शब्दकोशीय सूची और वर्गीकृत सूची, इन दोनों में तुलना के आधार पर व्यवस्थापन का आधार, यानी कि व्यवस्थापन के आधार पर प्राकृतिक, देखिए शब्दकोशीय सूची में देखते हैं प्राकृतिक भाषा के शब्दों के वर्णक्रम यानी कि A to Z पर आधारित होती है। और कृत्रिम भाषा वर्गीकृत सूची में देखते हैं दोस्तों, कृत्रिम भाषा या वर्गीकरण संख्याओं पर आधारित होती है। उपयोग में सरलता, यानी कि उपयोग के आधार पर देखते हैं दोस्तों शब्दकोशीय सूची में, एक आम पाठक के लिए इसे इस्तेमाल करना डिक्शनरी देखने जितना आसान है। यानी कि जो एक आम पाठक है उसके जब इसका इस्तेमाल करना होता है तो उसके लिए एक डिक्शनरी देखने जितना आसान है दोस्तों। बिना इंडेक्स की मदद के आम पाठक इसे समझ नहीं पाता। यानी कि जो वर्गीकृत सूची है, इसे बिना इंडेक्स के जो आम पाठक है वो समझ ही नहीं पाता दोस्तों। विषय का एकत्रीकरण के आधार पर देखते हैं दोस्तों, इसमें हम देखते हैं शब्दकोशीय सूची में जो संबंधित विषय बिखर जाते हैं दोस्तों, जैसे कि बॉटनी बी पर और जूलॉजी जेड पर मिलेगा। यानी कि ये जो संबंधित विषय है ये एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं दोस्तों इसमें। और अब हम देखते हैं वर्णीकृत, इसमें एक विषय और उससे सभी जुड़े विषय उपविषय तार्किक रूप में एक स्थान पर मिलते हैं दोस्तों। इसमें जो विषय है और उसके जो उपविषय है वो एक स्थान पर देखने को मिलती है दोस्तों। अब भागों की संख्या देखते हैं। एक भागी यानी कि सिंगल पार्ट सूची है दोस्तों। यह द्वि भागी यानी कि 2 पार्ट सूची है। वर्गीकृत भाग और अनुक्रमिका भाग। भाषा की बाधा, यानी कि भाषा की बाधा के आधार पर देखिए दोस्तों, यदि पाठक को विषय का सटीक नाम नहीं पता होता दोस्तों, यदि पाठक को जो इसका विषय का सटीक नाम नहीं पता होता, यानी कि स्पेलिंग नहीं पता होती, तो वह पुस्तक नहीं खोज सकता दोस्तों। यह अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप की है, क्योंकि इसमें प्रगांक भाषा की सीमाओं का से मुक्त होते हैं दोस्तों। इसमें पाठक ढूंढ सकता है पुस्तक को आसानी से। अब देखते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो देखते हैं, क्योंकि थ्योरी ऐसे नहीं है, पूरी थ्योरी नहीं करवाई, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, आंसर बनते हैं, वही करवाइए आपको। अब अतिलोकात्मक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुस्तकालय सूची के आंतरिक स्वरूप से क्या तात्पर्य है, यानी कि जो पुस्तकालय सूची है उसके आंतरिक स्वरूप से क्या तात्पर्य है, ये मैंने आपको सर्वप्रथम ही थ्योरी में बताया था। पुस्तकालय सूची में प्रविष्टियां को किसी तार्किक क्रम जैसे कि वर्णक्रम या वर्गांक में व्यवस्थित करने की विधि या व्यवस्थित को सूची का आंतरिक स्वरूप कहते हैं। यानी कि जो व्यवस्थित करने की जो विधि है या व्यवस्था है उसी को सूची का आंतरिक स्वरूप कहते हैं दोस्तों। और देखते हैं शब्दकोशीय सूची, यानी कि डिक्शनरी कैटालॉग। वह सूची जिसमें लेखक, आख्या और विषय तीनों प्रकार की प्रविष्टियाँ एक साथ मिलती है। यानी कि जो शब्दकोशीय सूची है उसमें जो लेखक है, आख्या है, विषय है, वो तीनों प्रकार की जो प्रविष्टियाँ है वो एक साथ देखने को मिलती है। और एक डिक्शनरी या शब्दकोश की तरह A to Z जो क्रम है, A से Z का जो वर्णक्रम है उसमें व्यवस्थित होती है दोस्तों। अब हम प्रश्न 3 देखते हैं। वर्गीकृत सूची यानी क्लासिफाइड कैटलॉग के 2 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। इसमें मुख्य भाग देखते हैं दोस्तों। पहला तो है वर्गीकृत भाग और दूसरा है वर्णानुक्रमिक भाग, वर्णानुक्रमिक अनुक्रमिका भाग, यानी कि अल्फाबेटिकल इंडेक्स पार्ट। अब देखते हैं दोस्तों लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शब्दकोशीय सूची यानी कि डिक्शनरी कैटालॉग के 2 प्रमुख गुण और दोष लिखिए। अब इसके जो शब्दकोशीय सूची है उसके 2 गुण और 2 दोष लिखने हैं दोस्तों। ये आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब इसके जो गुण देखते हैं सर्वप्रथम, वो उपयोग में अत्यंत सरल, अत्यंत सरल। इसे देखना आम डिक्शनरी देखने जैसा ही है दोस्तों। देखिए जो ये शब्दकोशीय सूची है इसे देखना आम डिक्शनरी देखने जितना ही आसान है दोस्तों, जिसके लिए पाठक को किसी विशेष प्रशिक्षण यानी कि किसी विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी तीव्र खोज, यानी यदि पाठक को लेखक या पुस्तक का नाम पता है दोस्तों तो वो सीधे ही अक्षर पर जाकर पुस्तक खोज सकता है। इसके अब हम दोस्त देखते हैं।
विषयों का बिखराव। यह सूची सामान्य विषयों को एक जगह नहीं रख पाती, जैसे फिजिक्स पी और लाइट एल में मिलेगा। यह जो सूची है वो सामान्य विषयों को एक जगह नहीं रख सकती, जैसे कि फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में पी और एल लाइट पर मिलेगा, यानी कि जो फिजिक्स है वो पी अल्फ़ाबेट से शुरू होता है तो फिजिक्स पे मिलेगा, और जो एल है लाइट है वो एल पर है तो वो थोड़ा दूर मिलेगा उसे। अब पर्यायवाची शब्दों की समस्या, यानी कि जो पर्यायवाची शब्द है उनकी प्राकृतिक भाषा के शब्दों के कारण पाठकों में अक्सर सही शब्द खोजने में भ्रम हो जाता है दोस्तों। अब देखते हैं अनुवर्णी वर्गीकृत सूची, अल्फाबेटिको क्लासिड कैटालॉग किसे कहते हैं। उत्तर, यह वर्णानुक्रमिक और वर्गीकृत सूची का एक संकर रूप है। इसमें ज्ञान जगत के मुख्य विषयों को क्रमानुसार A to Z में रखा जाता है और फिर उन विषयों को अधीन उप विषयों को भी वर्णानुक्रमिक सजाया जाता है। यह सूची बनाने और उपयोग करने में अत्यंत जटिल होती है, इसलिए पुस्तकालय में इसका प्रचलन बहुत कम है। देखते हैं दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा है। पुस्तकालय सूची के आंतरिक स्वरूपों का सविस्तार वर्णन कीजिए। अब देखते हैं शब्दकोशीय सूची एवं वर्गीकृत सूची का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। ये मैंने आपको एक सारणी दी थी ऊपर थ्योरी में, वो लिख देना। अब देखते हैं भूमिका इसकी। जो तुलनात्मक जो आपको सारणी दी थी, सर्वप्रथम आपको वो बना देनी है। उसके बाद आपको जो उसका आंतरिक स्वरूप है वो इस प्रकार लिखना है। वर्णानुक्रमिक सूची यानी कि लेखक, आख्या और विषय सूची की परिभाषा। वर्गीकृत सूची यानी कि वर्गांकों पर आधारित व्यवस्था। तुलनात्मक अध्ययन गुण एवं दोषों के साथ। सरलता बनाम तार्किक, यानी कि शब्दकोशीय सूची डिक्शनरी की तरह सरल है, जबकि वर्गीकृत सूची तार्किक है लेकिन जटिल है। एकत्रीकरण, वर्गीकृत सूची में एक विषय से जुड़ी सभी किताबें एक साथ मिल जाती है, जबकि शब्दकोशीय सूची में वे पूरे कैटलॉग में बिखर जाती है। पाठक की सुविधा, यानी कि आम पाठकों के लिए शब्दकोशीय सूची बेस्ट है, जबकि रिसर्च स्कॉलर्स यानी कि यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरी है उनके लिए जो वर्गीकृत सूची है वो सबसे उत्तम मानी जाती है। छात्र धारा 4 में दी गई तुलनात्मक सारणी का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि जो आपको 4 नंबर सारणी दी गई है, यानी कि जो 4 नंबर पॉइंट में जो सारणी दी गई है, आपको उसका उपयोग करके मतलब कि इस उत्तर में लिखना है दोस्तों। तो आपकी यूनिट 11 कंप्लीट हो गई है अब तक कि अब आपकी सिर्फ 4 ही यूनिट रह गई है, तो वो भी आपकी जल्द ही 4 दिनों में कंप्लीट करवा दी जाएगी। और उसके बाद जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह जाएंगे वो भी आपको करवा दी जाएंगी। इसके बाद DLS 04 की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। और अब अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट कर दीजिए कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।